अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। ये हमारा लेक्चर 3 है। अभी ज़रा हम देख लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या कुछ पढ़ लिया है या क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो जो लेक्चर 1 था उसके अंदर मैंने कोशिश की थी आपको डेफिनिशंस जो सी है उनको उनके बारे में आपको बताऊं। अब आपको याद होगा हमने प्रॉपर, इम्प्रॉपर, रैशनल फ्रैक्शन, इवन पार्शियल फ्रैक्शंस की डेफिनेशन भी हमने डिस्कस की थी। तो वहाँ पे जो सारे का सारा मेरा कॉन्सेप्ट देने का मकसद ये था कि जब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएं, अपनी एक्सरसाइज के अंदर जाएं, तो आपको इन टर्म्स के बारे में मुकम्मल तौर पे पता होना चाहिए। इनके बारे में हमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और उसी फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो लास्ट के अंदर हमने चीज़ें डिस्कस की थी वो फैक्टर था। और मैंने कुछ चीज़ें फैक्टर की आइडेंटिफिकेशन के बारे में आपके साथ डिस्कशन की थी। लीनियर फैक्टर क्या होता है, उसका हमें पता कैसे चलेगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है, उसका हमें कैसे पता चलेगा। इसी तरह हमने रिपीटेड और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और यही फैक्टर जब हम लेक्चर 2 के अंदर आए थे, ठीक है, तो उन्होंने हमें हमें क्वेश्चंस को समझने के अंदर, क्वेश्चन की शेप को समझने के अंदर बहुत हेल्प की थी। तो फैक्टर जो चीज़ है वो हमने लेक्चर 1 के एंड पे मैंने वहाँ पे आपके साथ डिस्कस की थी। लेक्चर 2 में बेसिकली जो मेरी पूरी की पूरी कोशिश रही है वो क्वेश्चन सॉल्यूशन के ऊपर रही है, मगर याद यहाँ पे रखा जाएगा कि मैंने पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना नहीं सिखाया। उसके अंदर हमने कुछ स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए अपना एक हाफ वर्क डन किया है, ठीक है। ये काम इसलिए करवाया गया था, एक तो मेरा मेजर मकसद था कि जो मेरे फैक्टर बने हैं या जो मेरे डिनोमिनेटर के अंदर जो भी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स आई हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंगली न्यूमरेटर में वेरिएबल्स को लिखना सिखाऊं। अब आपको याद होगा अगर एक लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में पढ़ा होगा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे x+3 लिख देता हूँ, तो मैंने आपको बताया था चूंकि यहाँ पे x की पावर 1 है तो इसके ऊपर एक वेरिएबल लिखा जाएगा यानी a। इसी तरह अगर नीचे x स्क्वायर है और ऊपर दो वेरिएबल लिखे जाएंगे bx+c, तो मैंने आपको साथ ये भी वजह बता दी थी कि हम प्लस और x वेरिएबल को क्यों ऐड साथ शामिल कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टर्म्स को अलग करने के लिए। हाँ, यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि जो भी क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा ये रिड्यूसेबल नहीं होना चाहिए, यानी इसकी मजीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। अगर होती होगी तो हम पहले उसे कर लिया करेंगे और फिर बाद में जो सी इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाया करेंगे। आज लेक्चर 3 के अंदर भी हम नेक्स्ट मूव इन्हीं चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। तो अभी मेरे पास ये वही स्टेप्स लिखे हुए हैं जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब इनकी डिस्कशन के अंदर आपको याद होगा स्टेप 1 पे हम चेक करेंगे कि जो हमारी फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इसी तरह स्टेप 2 में हम अपने फैक्टर जो से हैं वो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस में लिखेंगे, इनको इक्वल के दूसरी साइड पे लिखा जाएगा और इन फ्रैक्शंस को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव साइन से, और हमेशा ही पॉजिटिव साइन से ही कनेक्टेड होंगे। अगर कोई नेगेटिविटी क्रिएट होनी होगी तो वो उन वेरिएबल की वजह से हो जाएगी और वो आंसर के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये जाहिर है जब हम मुकम्मल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तब आपको ये अंदाजा खुद ब खुद हो जाएगा। थर्ड स्टेप, अगर इनके अंदर हम अपने जो पार्शियल फ्रैक्शन कांस्टेंट कह देते हैं हमने वो लिखेंगे, और वो कैसे लिखेंगे अपनी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के हिसाब से। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर एग्जांपल दी है, तो ये मेरी फैक्टर है
ठीक है, इसकी पावर के मुताबिक ऊपर वाला पार्शियल फ्रैक्शन का कांस्टेंट लिखा जाएगा। इसी तरह ये मेरी पावर 2 है तो ऊपर मैंने 2 कांस्टेंट लिखे। इसी तरह जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो अगर मेरी डिग्री इंक्रीज होती है तो इसी तरह जो मेरे न्यूमिनेटर के अंदर पड़े हुए जो वेरिएबल है तो उनकी भी तादाद बढ़ती जाएगी। स्टेप 4 के अंदर बहुत आसान काम था। जो मेरी रिजल्टेंट फ्रैक्शन थी उसके डिनोमिनेटर के अंदर जो भी फैक्टर्स पड़े होते थे उनको हम पूरी की पूरी इक्वेशन के दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, यानी हर टर्म से उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। तो ये वो 4 स्टेप्स थे जो मैंने आपको परफॉर्म करने के लिए कहे थे। हाँ, यहाँ पे मैं एक और बात रिपीट कर दूं, मैंने आपसे कहा था कि किसी भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अभी नहीं सॉल्व करोगे। इम्प्रॉपर का जो पूरे का पूरा थॉरोली मेथड है उनको हम अपने नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे अलग से। सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, मगर चूंकि इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं वो चीज मिक्स नहीं करना चाहता ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अगर हम काउंट करें तो जो इम्प्रॉपर के क्वेश्चन हमारे पूरे चैप्टर नंबर 4 के अंदर बनेंगे वो अबाउट 6 और 7 है। तो वो लिहाजा फिर मैं एंड पे खुद सॉल्व कर दूंगा और जो भी कंफ्यूजन होगी उम्मीद है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। आज जो हमारा मेन लेक्चर है वो स्टेप 5 के बारे में है। सो अब देखते हैं कि स्टेप 5 में हमें किस तरह की चीजों को परफॉर्म करना है। जब हमारे पास एक आइडेंटिटी इक्वेशन आ जाएगी जो हमें अपने रिजल्टेंट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने से मिलेगी, तो उसके बाद हमारे पास 3 पॉसिबल कंडीशन होंगी। कंडीशन 1 होगी, कंडीशन 2 होगी और कंडीशन 3 होगी। कंडीशन 1 के अंदर जितने भी फैक्टर्स होंगे वो लीनियर फैक्टर होंगे, जबकि कंडीशन 2 के अंदर 2 ऑप्शन बन सकती हैं। फैक्टर लीनियर होंगे मगर रिपीटेड हो जाएंगे और इसके अलावा क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं। तीसरा फैक्टर, इसके अंदर मेरे सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो क्वाड्रेटिक होंगे, यानी इसके अंदर लीनियर फैक्टर कोई नहीं होगा। अब उम्मीद है कि अगर आपने एक्सरसाइजेस को देखा हुआ है तो आपको फौरन ये चीजें कनेक्टेड हो जाएंगी। अगर मैं कंडीशन 1 की एग्जांपल लिखूं तो मैं एक्सरसाइज 4.1 में से कोई क्वेश्चन लिख दूंगा। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, मगर जाहिर है मेन मकसद यहाँ पे वो उन प्रॉपर्टीज जैसा हमारे पास क्वेश्चन आना है। तो देखो इसके जितने भी फैक्टर हैं जो डिनोमिनेटर के अंदर लिखे हुए हैं ये दोनों के दोनों लीनियर हैं। इसी तरह अगर मैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी लिख दूं x+2 x+5 3x² + 1, तो अभी देखो ये यहाँ पे मेरे पास 3 फैक्टर आए हैं मगर तीनों के तीनों फैक्टर ही लीनियर हैं। ये फिर हमारी कंडीशन 1 के अंदर होल्ड करेगी चीज। कंडीशन 2 के अंदर हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 और 4.3 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर कैसी कैसी कंडीशंस आ सकती हैं मैं एक एक एग्जांपल लिख देता हूँ बस आपको समझाने के लिए। x+1² एंड x+3 2x+1। अभी देखो एक रिपीटेड फैक्टर है और एक सिंपल एक लीनियर है, दोनों लीनियर ही मगर एक रिपीटेड फैक्टर है इस आउटर स्केयर की वजह से। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट्स इस बारे में कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें जरा लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर के बारे में दोबारा बता दें, तो मैं दोबारा आपको बता दूं, हमेशा आपने इंटरनल वेरिएबल की डिग्री देखनी है। इस वेरिएबल की डिग्री देखनी है, अगर इसकी डिग्री यानी पावर 1 है तो ये लीनियर फैक्टर होगा और अगर इसकी पावर 2 है तो ये फिर मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। ये जो आउटर पावर होती है जैसे यहाँ पे भी ये 2 लिखा हुआ है, इसका कोई काम नहीं होता फैक्टर के लीनियर होने से या क्वाड्रेटिक होने से। हाँ, इसके रिपीटेड और नॉन रिपीटेड होने से ताल्लुक हो जाता है। इसी तरह इसकी मैं एक और एग्जांपल लिख दूंगा 2x+1 x² + 1 और x+7। तो अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे एक फैक्टर क्वाड्रेटिक आ गया और एक लीनियर आ गया, यानी सम फैक्टर्स जो उनसे वो लीनियर है रिपीटेड इसके अंदर आ गए। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे बेशक नॉन रिपीटेड है मगर चूंकि एक साथ क्वाड्रेटिक है तो इन दोनों को हम कंडीशन 2 के अंदर लेके आएंगे। कंडीशन 3 कैसी होगी, इसके अंदर सारे के सारे जो हमारे पास फैक्टर्स है वो क्वाड्रेटिक आ जाएंगे। जैसे मैं लिख दूं x प्लस 4 होल स्केयर 2x, या मैं लिख दूं x की पावर 4 x स्केयर प्लस 1 होल स्केयर। तो यानी जितने भी फैक्टर मेरे पास आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वाड्रेटिक हैं। अब ये तो अब हमें अंदाजा हो गया। हाँ, इसके बारे में सिर्फ इतना बता दूं, ये क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.4 के अंदर आएंगे। सो हमें ये तो पता चल गया कि हमारे फैक्टर जोन से हैं, ठीक है। स्टेप 5 के अंदर हमें देखने पड़ेंगे कि वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। और जब हमें ये पता चल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें अपने मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। वो मेथड्स कौन कौन से हैं वो मैंने बिल्कुल नीचे इन्हीं के साथ ही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप देखो, फर्स्ट जीरो मेथड, और दूसरा जो मेथड है वो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड। तो जीरो मेथड हम तब यूज किया करेंगे जब हमारे पास हमारा फैक्टर लीनियर हुआ करेगा, और इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड हम तब यूज किया करेंगे जब हमारे फैक्टर रिपीटेड या क्वाड्रेटिक हुआ करेंगे। इसी तरह अगर सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक है तो जाहिर है फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है जिसको हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट कहते हैं। तो अब ये मेथड्स हम कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह हमें इनके बारे में काम करना है और कैसे हमें ये आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर मदद करेंगे, वो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करके ही देखते हैं। सो मैं आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसी फिर आपको काफी चीजों का अंदाजा हो जाएगा। इसी तरह फिर मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा। 7x माइनस 25 x माइनस 4 और x माइनस 3, ठीक है। एक दफा फिर हम रीचेक कर ले। 7x माइनस 25 x माइनस 4 x माइनस 3, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो अब हम अपने स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमें बताता है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमें फ्रैक्शन जोन से है क्वेश्चन के अंदर जो दी गई है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो अब ये एक इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये मुझे कैसे पता चला है, जाहिर है मैं दोबारा आपको याद करवा दूं, मेरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री को मैंने देखना है। तो अगर मैं ऊपर देखूं तो सबसे बड़ी पावर 1 है, और अगर मैं नीचे देखूं तो मुझे सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, और यही सबसे बड़ी पावर होगी। ऊपर अगर डिग्री छोटी और नीचे डिग्री बड़ी होगी तब हम इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन बोल लेंगे। नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है राइट ईच फैक्टर इन डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शंस एंड दीज फ्रैक्शंस आर कनेक्टेड बाय द पॉजिटिव साइन। यानी अब हमें जो हमारे रिजल्टेंट फ्रैक्शन के अंदर फैक्टर पड़े हुए हैं इन्हें इक्वल की दूसरी साइड पे अलग अलग डिनोमिनेटर के अंदर लिखना है। तो x माइनस 4 x माइनस 3, तो मुझे लिखना है x माइनस 4 को अलग से, ये पहला फैक्टर हो गया। इसी तरह x माइनस 3 ये दूसरा फैक्टर हो गया। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को मुझे प्लस के साइन से जोड़ देना है। सो मेरा दूसरा स्टेप पूरा हो गया। तीसरे स्टेप में मुझे क्या लिखना है, मुझे अपने पार्शियल फ्रैक्शन के कांस्टेंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो वो मैं कैसे लिखूंगा, एबीसी की सूरत में लिखूंगा। अब मुझे यहाँ पे कितनी एबीसीज लिखनी है, तो वो आप इसकी पावर, ये इसको पावर को डिसाइड करो। देखो x की पावर 1 है तो ऊपर a कांस्टेंट लिखा जाएगा, तो वो मैं a की सूरत में लिख देता हूँ। इसी तरह इसकी भी पावर एक लीनियर फैक्टर है तो यहाँ पे मैंने b लिख दिया। अब हम अपना देखते हैं मेरा चौथा स्टेप क्या है। तो स्टेप नंबर 4, हमने जो अपनी डिनोमिनेटर जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को सारी की सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मेरे पास मेरी रिजल्टेंट फ्रैक्शन आ गई, और ये नीचे इसका डिनोमिनेटर आ गया। अब इस डिनोमिनेटर को मुझे हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 7x
-25 बाय x-4 और x-3 मल्टीप्लाई a x-4 मल्टीप्लाई प्लस b(x-3) मल्टीप्लाई। और मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं और आपको फर्क भी समझ आ सके कि मेरे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू थी मैंने इसको ब्लैक कलर में लिखा, और चूंकि इस इक्वेशन के अंदर मेरे 3 पार्ट हुए थे, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, तो मैंने हर टर्म्स के साथ, हर पार्ट के साथ इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये दोनों के दोनों ब्रैकेट्स इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 7x - 25 इक्वल x-4, इस x-4 से काटा जाएगा तो a(x-3) प्लस x-3 से काटा जाएगा -4 आ जाएगा। अब ये मेरे पास एक आइडेंटिटी इक्वेशन आ जाएगी, और इसको मैं इक्वेशन नंबर ये वाली को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा इनकी जो मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम पूरा लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर उसके साथ भी मैं लिखना शुरू कर दूंगा। तो मेन पर्पस यहाँ पे आपको ये चीजें समझाना है। सो अब यहाँ पे हमारे 4 स्टेप पूरे हो गए। 5वें स्टेप्स के अंदर मैंने अभी आपके साथ 3 कंडीशन डिस्कस की हैं। तो अगर आप अपने फैक्टर्स को देखो तो किस तरह की कंडीशन यहाँ पे लाई करेगी। तो देखो यहाँ पे मेरे पास टोटल 2 फैक्टर्स हैं ये। ठीक है, मैं थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं स्टेप्स पे आया। और यहाँ पे देखो कि ये दोनों फैक्टर कौन से हैं, क्या ये लीनियर है, क्या ये लीनियर और रिपीटेड है, या ये क्वाड्रेटिक है। तो अब ये दोनों के दोनों फैक्टर लीनियर है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन 1 हो जाएगी। अब अगर ये कंडीशन 1 हो गई है तो फिर हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको मुझे सॉल्व करना है बाय यूजिंग जीरो मेथड को। अब जीरो मेथड क्या है, इसके बारे में अब डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करता हूँ कि जीरो मेथड असल में है क्या और इसको हम इस्तेमाल कैसे किया करेंगे। जीरो मेथड बेसिकली यहाँ पे जो हमारे फैक्टर इस जगह पे पड़े हुए हैं इनको हम जीरो के इक्वल ले लेते हैं, और वहां से हमारे पास x की एक वैल्यू निकला करेगी। ठीक है, ये अब स्टेप 5 का सॉल्यूशन हो गया। तो मैं क्या करूंगा, टेक x-4 इज इक्वल टू 0। और अगर यहां से आप देखो तो x-4 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। ये मेरी x की वैल्यू आ गई है। अब ये जो x की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 7 इंटू 4। अब जहां जहां भी x आ रहा है मैं इसको 4 से रिप्लेस कर दूंगा, इज इक्वल टू a 4 माइनस 3 प्लस b 4 माइनस 4 28 माइनस 25 इज इक्वल टू a प्लस सॉरी a इंटू 1 प्लस b इंटू 0 3a, और ये मेरे पास 0 हो जाएगा तो फिर मैं इसको लिख लूंगा। तो भी देखो ये मुझे एक मेरे वेरिएबल की वैल्यू मिल गई जो मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, और अभी ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये मेरे पास जीरो मेथड कहलाएगा। यानी अपने एक फैक्टर को पकड़ लेना, उसको टेक करना जीरो के इक्वल, वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू लेके जो कि एक्स वेरिएबल होगा हमारे यहाँ क्वेश्चन में, और उसको वापस अपनी आइडेंटिटी इक्वेशन के अंदर पुट करके अपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देना।
अब इसी तरह अगर मेरे पास दूसरा फैक्टर भी लीनियर है तो तब भी मैं उसके ऊपर जीरो फैक्टर अप्लाई कर दूंगा। तो अभी आप देखो, मैं इसके सामने ही ये करूंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख सको। वैसे आप इसको वर्टिकली नीचे करना, हम अगर चूंकि मुझे आपको ये बात समझानी है तो मैं इसलिए सामने कर रहा हूँ। अब देखो ये मेरा दूसरा फैक्टर है, अब ये मेरे पास एक लीनियर फैक्टर है, तो मैं इसके ऊपर भी जीरो मेथड अप्लाई कर दूंगा। तो टेक x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और यहां से मुझे जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3। अब ये जो x की वैल्यू है उसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा, यानी जो हमारी स्टेप 4 के एंड पे हमें इक्वेशन मिली थी। तो मेरे पास आ जाएगा 7 इंटू 3 माइनस 25 इज इक्वल टू a, 3 माइनस 3 प्लस b, 3 माइनस 4। अब मेरे पास आ जाएगा 21 माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -1। अब जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक क्वांटिटी -4 आ जाएगी, चूंकि ये 0 से मल्टीप्लाई a होके खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास मुझे सिर्फ यही लिखना है। अब जब ये -1 इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी ये माइनस कर देगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस। अब देखो इक्वल के दोनों साइडों पे नेगेटिव साइन है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो b की वैल्यू मेरे पास है वो 4 आ जाएगी। अब मेरे क्वेश्चन के अंदर जितने भी वेरिएबल मैंने पुट किए थे उन दोनों की वेरिएबल मुझे न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर मिल गई है। इसका मतलब है कि यही मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन की फिनिशिंग हो जाएगी। अब लास्ट में मुझे क्या करना है, सिर्फ अपनी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको दोबारा लिखना है। ठीक है, तो अब जब मैं दोबारा लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 7x माइनस 25 बाय x माइनस 4 x माइनस 3 इक्वल। अब मैं इस a को नहीं लिखूंगा, ये जो हमने ऊपर अपना a पुट किया था यहाँ पे मैं a की वैल्यू पुट करूंगा, तो a की वैल्यू क्या है 3, तो मेरे पास आ जाएगा 3 बाय x माइनस 4 प्लस, अब इसी तरह आप मुझे यहाँ पे b नहीं लिखना, ठीक है, b की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है जो कि 4 है, और x माइनस 3 आ जाएगा। तो अब बेसिकली ये जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया इन दो फ्रैक्शंस के अंदर, और यही वो प्रोसेस है जो पूरे का पूरा जिसको पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है, यानी हमारे रिजल्टेंट फ्रैक्शन को डिफरेंट कंपोनेंट्स के या पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। तो ये अभी जो मैंने आपके साथ मेथड शेयर किया है इसको हम बोलते हैं लीनियर फैक्टर्स, जिनको हम जीरो मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये मेथड हमारे पास जीरो मेथड कहलाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा अगर मेरे फैक्टर लीनियर होंगे। तो अगर आपको ये बात याद रहेगी तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह अब हम अपना एक और क्वेश्चन लेते हैं, और वो जो क्वेश्चन है मैं कोशिश करता हूँ कि हम उसको 4.3 में से ले लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, बल्कि 5 की बजाय अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आ जाएगा x के x प्लस 2 x के प्लस 4। तो अभी सबसे पहला स्टेप हमें स्टेप 1 को फॉलो करना है, और स्टेप 1 मुझे ये कहता है कि मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो फ्रैक्शन मुझे दी गई है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी वजह ये है कि न्यूमरेटर में डिग्री 2 है जबकि डिनोमिनेटर में मेरी डिग्री
3 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री अगर छोटी होगी डिनोमिनेटर से तो ऐसी फ्रैक्शन मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। सो ये मेरे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब है कि मैं अपना क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप कर सकता हूँ। तो स्टेप 2 में मुझे क्या करना है, मुझे अपने फैक्टर्स को देखना है और फैक्टर्स को देखते हुए मैं ये अंदाजा लगाना है कहीं इनकी मजीद फैक्टराइजेशन हो तो नहीं सकती। तो देखो ये ऑलरेडी एक लीनियर फैक्टर है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते थे जो कि नहीं निकल सकता। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है मगर इसकी भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखो जरा एक्स के प्लस 4, ना तो इन दोनों टर्म में से कोई चीज कॉमन निकलती है, और हाँ इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल होती अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो फिर तब हम डिफरेंस फार्मूला लगा देते, ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी और ए माइनस बी की सूरत में। मगर चूंकि अभी क्वेश्चन में यहाँ पे देखो प्लस है तो इसका मतलब ये फार्मूला भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि हमें मजीद किसी तरह की कोई भी फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर फॉर्म में है। तो फिर हमें अपने स्टेप 2 को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं अपनी रिजल्टिंग फ्रैक्शन के इक्वल के अंदर दोनों फैक्टर्स को अलग अलग लिख देता हूँ। तो मुझे पहला फैक्टर लिखूंगा डिनोमिनेटर, और इसी तरह मुझे अपना दूसरा फैक्टर लिखना है और दरमियान में कनेक्टेड साइन प्लस का होगा। अब मुझे तीसरे स्टेप के मुताबिक इसके अपर वेरिएबल्स लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए। अब इसकी वजह आपको उम्मीद है पता चल गई होगी क्योंकि ये एक लीनियर फैक्टर है तो एक वेरिएबल ऊपर लिखा जाएगा। ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, दो वेरिएबल लिखे जाएंगे, दरमियान में प्लस का साइन आएगा और इसके साथ में एक एक्स का इंक्रीमेंट कर दूंगा ताकि मेरी जो क्वाड्रेटिक के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो सी रिड्यूसेबल पोलिनोमियल आ जाए और जो क्वेश्चन को सॉल्यूशन के अंदर हेल्प करेगी। नेक्स्ट अभी हमें अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ जाना है, यानी मेरे रिजल्टेंट फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स पड़े हुए हैं उन्हें सारी की सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देखो तो ये जो चीज है मेरे डिनोमिनेटर के अंदर पड़ी हुई है। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स के एक्स प्लस 2 एक्स के प्लस 4 मल्टीप्लाई a by x plus 2 multiply plus bx plus c by x k plus 4 multiply। तो अब मैं अपने डिनोमिनेटर की वैल्यूज को लिख रहा हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा x plus 2 एक्स के प्लस 4 एक्स प्लस 2 और एक्स के प्लस 4। इसी तरह एक्स के सॉरी मेरा पहला फैक्टर आ जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स के प्लस 4। कैंसिलेशन, दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो क्वांटिटी बचेगी हमें बस एक्स के बचेगा। यहाँ पे x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा और x के प्लस 4 हो जाएगा प्लस b x प्लस c। मैं इसके ऊपर ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो हिस्से हैं और यहाँ से फिर ये मेरे पास इसका कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा x प्लस। गुड, यहाँ पे अब हम स्टॉप हो जाएंगे। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी क्योंकि इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि जो मेरे फैक्टर है वो किस तरह के हैं। तो अगर आपको याद होगा तो हमारे पास 3 कंडीशन थी यहाँ पे। पहली कंडीशन सारे के सारे लीनियर फैक्टर होंगे, दूसरी कंडीशन कुछ लीनियर फैक्टर होंगे कुछ क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे और लीनियर रिपीटेड फैक्टर होंगे। यहाँ पे मैं वर्ड लिखना भूल गया। और थर्ड में कंडीशन में सारे के सारे क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी तो अब आपके ख्याल में यहाँ पे फैक्टर्स किस तरह के हैं, या अगर आप इसको नहीं चेक करना चाहते
तो आप इसको चेक करना। सो ये वाला मेरे पास दो फैक्टर इक्वल के दूसरी साइड पे लिखे हुए हैं, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर। तो अब हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो अब अगर मुझे लीनियर फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है कॉरस्पॉन्डिंगली, तो मुझे जीरो मेथड को यूज करना पड़ेगा। हमेशा कभी भी अगर आपके पास लीनियर फैक्टर पड़ा हुआ है तो उसके लिए आसान मेथड जीरो मेथड को यूज करना है। अब जब मैं इसको जीरो के इक्वल लूंगा तो मुझे इस ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी देखो कि हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो किस तरह हमारा सोल्यूशन आता है। तो टेक x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे जो x की वैल्यू मिलेगी वो -2 मिलेगी। अब इस -2 को मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दूंगा। तो जहां जहां भी x आ रहा है वहां पे मैं -2 रखूंगा, -2 और ये उसके ऊपर उसका स्केयर आ गया इक्वल a -2 का स्केयर +4 प्लस b -2 प्लस c और -2 प्लस 2। अब -2 को जब स्केयर लेंगे तो ये मेरे पास 4 आ जाएगा और यहाँ पे a आ जाएगा। और सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना है, तो अगेन -2 का स्केयर 4 और ये मेरे पास 4 आ जाएगा प्लस, अब ये मेरे पास आ जाएगा -2b प्लस c और इस ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। अब जब मैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो, चूंकि ये जो 0 है जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो सबको 0 कर देगा। तो अब यहाँ पे मेरा काम ये वाला मेरा सारे का सारा जो टर्म है वो सारी की सारी 0 हो जाएगी। तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 4a8। अब ये जो 8 है वो a के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 4/8 इज इक्वल टू a। और यहाँ पे जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास जो a की वैल्यू है वो 1/2 आ जाएगा। तो उम्मीद है जो मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे जीरो मेथड इसलिए अप्लाई किया था क्योंकि मेरा जो एक फैक्टर था वो लीनियर फैक्टर था। तो हमेशा जब भी लीनियर फैक्टर होगा तो हम जीरो मेथड को इस्तेमाल कर लेंगे। जो मेथड यहाँ पे मैंने यूज किया है वो मेरे पास है जीरो मेथड। ठीक है, ओके। अब कभी भी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो आप उसको जीरो की इक्वल नहीं लिया करोगे। इसीलिए मैंने जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसके लिए हम अलग मेथड यूज करेंगे। तो अब उस मेथड को अब हम कैसे यूज करते हैं उधर आप देखो। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा ले लेंगे। ठीक है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 को आप सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाओगे। हमने इस मेथड का नाम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट लिखा है तो रखा है। तो कोफिशिएंट फिर हमें यहाँ पे प्रॉपरली जो वेरिएबल के साथ न्यूमेरिक मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। मसलन अभी देखो जैसे यहाँ पे इस x का कोफिशिएंट ये b है। ठीक है, मगर हमें सब साफ साफ नजर आने चाहिए। तो हम इन ए बी को इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हर कोफिशिएंट क्लियर हो जाए। ये मेरे पास आ जाएगा एक्स के ए एक्स के 4a प्लस, अब देखो इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना सिंपल सा मेथड यूज करूंगा। अभी इसी ब्रैकेट को मैं पूरा लिख दूंगा, सॉरी ठीक है, मैंने पहले इस x के साथ ये सारी की सारी ब्रैकेट लिखी, फिर मैंने इस 2 के साथ ये सारी की सारी ब्रैकेट लिखी। तो ये एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, इससे आपकी मिस्टेक के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे।
तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बी एक्स के प्लस सी एक्स। एक्स वेरिएबल को हमेशा हम बाद में लिखेंगे, देखिए दैट्स वाई फिर मैंने इसको इसी तरह लिखा है 2bx प्लस 2c, और इधर मेरे पास इक्वल में 0 आ जाएगा। अब ये जो सा है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट का स्टार्ट होने लगा। हमेशा जब भी आप इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड को यूज कर रहे होगे तो आप अपनी सारी इक्वेशंस को इसी फॉर्म के अंदर लेके आओगे। नेक्स्ट प्रोसेस अपने कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करना। तो यहाँ पे जो हमारे हाईएस्ट पावर है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट, ठीक है। अब इनको हमने करना कैसे है, सबसे पहले आप इस इक्वल को आप अपने जहन में रखोगे। अब इस इक्वल के साइड पे देखो, अगर एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ यहाँ पे नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पे 1 है तो हम इस साइड पे 1 लिख देंगे। अब इक्वल के दूसरी साइड पे देखो, जहां जहां पे एक्स स्क्वायर है पहले उसको मेंशन करो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मेंशन करते हुए जरा इसको ऊपर कलर कर दूंगा ताकि आप इसको देख सको। देखो ये दो मेरे पास ऐसे फैक्टर हैं जिनके साथ ऐसी टर्म्स हैं जिनके साथ एक्स स्क्वायर है। तो अब देखो इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, ए, मैं लिख दूंगा यहाँ पे ए। अब इस एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी, और उसका साइन क्या है, प्लस, तो मैं लिख दूंगा प्लस बी। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इकट्ठे हो गए। इनको मैं एक इक्वेशन की सूरत में लिख दूंगा। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड के लिख लोगे, फिर आप राइट हैंड साइड के लिख दोगे। इसी तरह हम मजीद प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स लिख रहे हैं। तो अब देखो मैंने इक्वल लगाया। अब थोड़ी देर के लिए मैं जरा इसको टेस्ट कर दूंगा ताकि मैं आपको छोटी छोटी चीजें समझा सकूं। सो अब आप देखो इक्वल के इस साइड पे क्या कोई सिंगल एक्स पावर वाली टर्म है, नहीं है। तो इसका मतलब है अगर वो नहीं है तो फिर उसकी जगह पे हम 0 लिख देंगे। ना होने का मतलब मैथमेटिक्स में 0 होता है, ठीक है। अब इसी तरह अब इस साइड पे देखो क्या कोई एक्स वाली रकमें हैं, बिल्कुल है। अब वो कहाँ पे है, सबसे पहले हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं। सो एक ये है और एक ये है, इसके अलावा एक्स वाली कोई रकम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इन एक्स के कोफिशिएंट सिर्फ लिखूंगा, एक्स वेरिएबल को नहीं लिखूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा पहला सी। नेक्स्ट इस x के कोफिशिएंट को मुझे लिखना है जो कि 2b है। तो x के बगैर हर चीज को आपने लिख देना है। तो मैं लिख दूंगा प्लस 2b। ये मेरे पास x के कोफिशिएंट इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट कांस्टेंट, जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा होता। तो देखो यहाँ पे कोई ऐसा चीज है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं हो, मसलन अगर यहाँ पे खाली 7 होता तो हम इसको कहते हैं कांस्टेंट है, मगर चूंकि अभी यहाँ पे नहीं है तो फिर कांस्टेंट के सामने भी हम 0 लिखेंगे। इक्वल ये उसी तरह हम लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा। और अब देखो इधर कितनी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ x वेरिएबल नहीं है। देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है जिसके साथ x वेरिएबल नहीं है, और एक टर्म मेरे पास ये है। तो अब इनको मैं लिख लेता हूँ। मेरे पास आ जाएगा 4a प्लस 2c। तो ये मेरे कोफिशिएंट्स इक्वेट हो गए। अब इन तीन इक्वेशन को जो सा है मैं यूज कर लूंगा, ठीक है। मसलन इस इक्वेशन को मैं 3 का नाम दे देता हूँ, 2 में पहले दे चुका हूँ, ये 4 आ जाएगी और ये 5 आ जाएगी। अब आपको याद होगा कि ऊपर हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि थी 1/2। अब इस a को हम इसमें से देख लेते हैं किसके अंदर हम पुट करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी भी इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर सकते हो जहां पे a मौजूद है। तो देखो थर्ड वाली के अंदर a मौजूद है, यहाँ भी हम पुट कर सकते हैं।
5 वाली के अंदर a मौजूद है, हम यहाँ भी इसको पुट कर सकते हैं। तो देखो, तो मैं दोनों के अंदर बारी बारी पुट कर दूंगा। और यहाँ पे आपको मेजर जो चीज समझाने वाली जरूरत है वो ये है कि अगर आप किसी के अंदर भी पुट करते हो तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पुट करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a की जगह पे 1/2 प्लस b। अब ये 1/2 उधर चला जाएगा ताकि मैं इसको b के लिए सॉल्व कर सकूं। यहाँ पे अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, तो मैं अभी डायरेक्ट ही इसका 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो जाहिर है हमारे पास हाफ ही बाकी बच जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास है बी आ जाएगा। आप इसको पूरा प्रोसेस सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं इसको पुट करता 5 के अंदर, ठीक है, तो वहां से फिर मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर अभी आप देखो तो ये मेरे पास आ जाएगा, जब मैं 5 के अंदर पुट करूंगा 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 प्लस 2c। अब ये जो 2 है वो इस 4 के साथ कटा, 2 बचता, 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 2c। अब इस 2 को उठा के मैं इक्वल के दूसरी साइड पे ले आऊंगा, तो ये आके माइनस का हो जाएगा। इस 2 को हम इधर डिवाइड कर देंगे, जब ये कैंसिल होगा तो मेरे पास -1 आ जाएगा और यही मेरी सी की वैल्यू होगी। तो अगर हम अपने क्वेश्चंस को देखें तो मेरे पास यहाँ पे दो फ्रैक्शंस के अंदर टोटल 3 वेरिएबल क्रिएट हुए थे और तीनों की तीनों वैल्यू जो सी हैं वो हमें मिल गई हैं। एक वेरिएबल की वैल्यू जो a था उसको मैंने जीरो मेथड से फाइंड किया जो कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली लीनियर फैक्टर था, जबकि दूसरे जो दो वेरिएबल है उनकी वैल्यू मैंने इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से मालूम की जो कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो फैक्टर था वो क्वाड्रेटिक था। तो अभी हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, और जस्ट इसी 5 स्टेप तक आपको रहना है। अभी हमने क्वेश्चन फिनिश नहीं किया, हम एक्सरसाइजेस की तरफ जब जाएंगे तो थॉरली हर क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, मगर फर्स्ट आपको इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है ताकि जब आप सेल्फली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके ये जो छोटी छोटी चीजों के क्वेश्चंस आते हैं, आमतौर पे बच्चे पूछते हैं सर मैं इस जगह पे कौन सा मेथड इस्तेमाल करूं, ठीक है, तो ये इन क्वेश्चंस के आंसर आपके जहन के अंदर खुद से क्लियर होने चाहिए। यानी अगर मेरा एक लीनियर फैक्टर है तो मुझे क्या कौन सा मेथड यूज करना है, अगर मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो मुझे कौन सा मेथड यूज करना है, अगर मेरा रिपीटेड फैक्टर है तब मुझे कौन सा यूज करना है। तो यही चीज आज के लेक्चर के अंदर हमारी है। तो मेजर चीज जो की है वो मैंने आपके साथ दो मेथड शेयर किए हैं, एक जीरो मेथड और दूसरा मेरे पास जो मेथड है वो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड है, ठीक है, और ये मेरे पास जीरो मेथड आ गया। तो जीरो मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर होते हैं, चाहे वो 2 हो या 2 से ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही कोई लीनियर फैक्टर आपके पास मौजूद होगा तो आप जीरो मेथड यूज कर लोगे। जो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड है वो बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास दो कंडीशन होगी, अगर लीनियर रिपीटेड फैक्टर होंगे या क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे। अगर मेरे पास लीनियर रिपीटेड फैक्टर है तब भी इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड इस्तेमाल होगा, और अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो तब भी मेरे पास जो सा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड यूज होगा। और अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, चाहे वो लीनियर हो या नॉन लीनियर हो रिपीटेड हो या नॉन रिपीटेड हो, मगर वो क्वाड्रेटिक है तो फिर एक ही मेथड हम यूज करेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट वाला। खुदा हाफिज। अगर आपके बेटा क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखो अपनी क्वेश्चंस, अगर कोई मिस्टेक है तो अपनी पिक्स लो और व्हाट्सएप पे सेंड करो, वहाँ मैं आपकी करेक्शन कर दूंगा। बट इन सारे चैप्टर नंबर 4 के लिए प्रैक्टिस जो सी है वो पहली शर्त है। आप खुद से जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक
आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होगा, आपको आपकी मिस्टेक पता नहीं चलेगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।